तो चलिए बच्चों, अपन स्टार्ट करें आगे। अपन ने मोशन इन प्लेन जो है पिछली क्लास में एग्जाम्पल्स देख रहे थे, तो 3.5 तक किया था। मेरी इच्छा है ये सारे एग्जाम्पल्स भी आपको समझाऊं और एक्सरसाइज भी। तो आप देखिए एग्जाम्पल 3.6। यदि अपन एग्जाम्पल 3.6 को देखें, एग्जाम्पल 3.6, तो ये वैसे मैंने ऑलरेडी आपको जो है थ्योरी पढ़ाते समय बता दिया था, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर ये गैलीलियो इन हिज बुक टू न्यू साइंसेस स्टेट दैट फॉर एलिवेशंस विच एक्सीड्स और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 by equal amounts the ranges are equal। ऐसा अपन को पूछा, प्रूव दिस स्टेटमेंट। मतलब जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो हमको एक बोला गया 45 प्लस अल्फा और दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोला 45 माइनस अल्फा। तो फिर इस केस में अपन को बताना है कि रेंज जो रहेगी वो इक्वल रहेगी। तो हमारा आर का फॉर्मूला क्या है, आप ध्यान दीजिए। यदि R1 बोलते हैं इस केस में, तो R का फॉर्मूला है u² साइन 2 थीटा। अब थीटा की जगह θ1 45 प्लस अल्फा जाएगा अपॉन g। आपका फॉर्मूला क्या है रेंज का, R = u² इंटू साइन 2 थीटा बाय g। यदि इसको सॉल्व करते हैं आप तो R1 = u², तो जाएगा साइन 90 प्लस 2 अल्फा अपॉन जी। मतलब R1 = u²। अब सबको पता है साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में 2 अल्फा जाएगा अपॉन जी, राइट, बाय ASTC मेथड। फिर ऐसे अपन R2 बोलते हैं, तो u² साइन ट्वाइस ऑफ 45 माइनस अल्फा अपॉन जी। तो R2 = जाएगा u² साइन 90 माइनस 2 अल्फा अपॉन जी। अब R2 = u², सबको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहां पर जाएगा कॉस थीटा की जगह 2 अल्फा अपॉन जी, ये हो गया आपका 2। तो बाय 1 × देखिए आप, R1 = ऑफ R2। मतलब जो गैलीलियो ने बोला था वो चीज हमने प्रूव किया कि यदि किसी बॉडी को अपन प्रोजेक्ट करते हैं 45 प्लस अल्फा, 45 से मान लीजिए 10 डिग्री ज़्यादा या 45 से 10 डिग्री कम, तो दोनों केस में रेंज कैसा रहेगा, सेम। ये हमने प्रूफ किया है, क्योंकि R1 का देख लीजिए और R2 दोनों इक्वल आया है। यदि किसी आपके पास रिवॉल्वर है, रिवॉल्वर से आप बुलेट फायर कर रहे हो, जो 45 डिग्री है उससे 10 डिग्री ज़्यादा या 10 डिग्री कम, दोनों केस में आपको देखने मिलेगा कि जो बुलेट है वो सेम प्लेस पर जाकर हिट करेगी। इसका मतलब दोनों केस में रेंज कैसा रहेगी, इक्वल, राइट। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन अपन देखते हैं 3.7। क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल 3.7, एग्जाम्पल 3.7। तो इसमें बोला है a hiker stands on the edge of a cliff 490 meters above the ground and throws a stone horizontally with an initial speed of 15 meters per second. Neglecting air resistance, find the time taken by the stone to reach the ground and the speed with which it hits the ground। मतलब जो हाइकर है स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ द क्लिफ, ये मान लीजिए क्लिफ है, यहाँ पर है वो, और ये क्लिफ की जो हाइट है वो ग्राउंड से
490 मीटर बोला गया है, and throws a stone horizontally with an initial speed of 15 meter per second. Neglecting air resistance, find the time by the stone to reach the ground and the speed with which it hits the ground. जब ऐसा करोगे तो ऐसा आएगी, इस तरीके से A से वो B पर जाएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्सेलरेशन के डायरेक्शन से डिफरेंट है। वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एक्सेलरेशन किस तरफ है? डाउनवर्ड, जिसको आप क्या बोल रहे हो? जी। हालांकि आपने थ्रो किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या मानी जाएगी? 0। और मान लीजिए ए से बी तक जाने में उसको कितना टाइम लगा है? टी। तो इस क्वेश्चन में आपको समझना होगा कि मान लीजिए वो यहां से कहां पर जाकर हिट कर रही है? x डिस्टेंस पर, और वर्टिकल डिस्टेंस तो आपको पता है y इज इक्वल टू 490। तो फिर हमको फाइंड करना एक तो टाइम, तो मेरे ख्याल से टाइम के लिए बेटर है कि आप वर्टिकल मोशन की हेल्प ले लीजिए, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन अलोंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आप बोलना पड़ेगा आपको S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, लेकिन अब चूंकि डाउनवर्ड ले रहे हैं इसलिए आप क्या बोलेंगे? Y, SY इनिशियल वेलोसिटी अलोंग Y एक्सिस और AY, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन बोल रहे हैं तो डिस्टेंस भी क्या लेंगे? अलोंग Y एक्सिस वर्टिकली डाउनवर्ड। UY क्या रहेगा? इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड और एक्सेलरेशन भी वर्टिकली डाउनवर्ड। तो भले वो यहाँ से यहाँ पहुंचा है टी टाइम में, पर इस टाइम में उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया x, सेम टाइम में वर्टिकल डिस्टेंस उसका हुआ 490, इसलिए SY की जगह क्या रखोगे आप? 490। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में? 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल थ्रो किया गया। तो ये हो गया 0 प्लस हाफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है? g इंटू ऑफ टी स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया 490 इंटू 2/10 इज इक्वल टू ऑफ टी स्क्वायर। तो t इज इक्वल टू रूट ओवर, ये कैंसिल हो गया। 49 का स्क्वायर रूट कितना जाएगा? 7, √2 इज इक्वल टू ऑफ टी। वैसे √2 1.4 होता है, तो यदि आप चाहें तो t की एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। t इज इक्वल टू 7 इंटू 1.4 कितना? 9.8। ओके, 9.8 सेकेंड, इतने टाइम में जाकर वो हिट करेगा। ठीक है, अब हमको टाइम फाइंड करना था। हाँ बोलो। 9.8 दिया है। अरे ठीक है यार, कॉन्सेप्ट समझो, आप कॉन्सेप्ट समझो, आंसर में थोड़ा बहुत डिफरेंस चलेगा। मेन आपका कॉन्सेप्ट है, यदि ऑब्जेक्टिव, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बात करोगे तो वहां तो आपको जी की वैल्यू 10 लेनी पड़ेगी फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। पर ठीक है, यदि मान लीजिए 9.8 मेंशन है तो फिर 9.8 लेना चाहिए, तो अप्रॉक्स वैल्यू ये आएगी। अब अपन को एक और चीज फाइंड करना है, किस वेलोसिटी से वो हिट कर रहा है। तो पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने आपको थ्योरी में समझाया था, कभी भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता, इसलिए लास्ट तक जाकर यह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना रहेगा? 15 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? Vy। इनिशियल ये थी, फाइनल ये हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ चेंज होगी, जी वर्क कर रहा है, जी की वजह से वेलोसिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए? Vy फाइंड करना चाहिए। तो Vy इज इक्वल टू क्या करोगे? Uy प्लस Ay इंटू ऑफ टी। व्हाट इज Vy बच्चों? फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, Uy इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। तो अब यहाँ पर Vy अपन फाइंड कर लेते हैं। Vy इज इक्वल टू Uy हो जाएगा 0, और Ay आपको पता है अपन ने 10 ले लिए तो 10 ले लीजिए, इंटू ऑफ टी 9.8।
तो इसका मतलब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वी वाई इज इक्वल टू, ये 98 हो जाएगा, 9.8 था, इंटू 10 करेंगे तो ये 98 मीटर पर सेकेंड, ये फाइनल वेलोसिटी जाएगी। अब बी पॉइंट पे जब ये हिट कर रहा है तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट आपको पता है, वर्टिकल कंपोनेंट पता है, इन दोनों का क्या निकाल लो, रिजल्टेंट वेलोसिटी वी। रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालते हो, v इज इक्वल टू रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस 2vx इंटू वी वाई इंटू कॉस 90, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, कॉस 90 0 होता है, तो कुल मिलाकर आपको बचेगा बस यही। अब इसने यहाँ वैल्यू पर रखना है रूट ओवर वी एक्स की वैल्यू आपको पता है 15, तो 15 स्क्वायर हो जाएगा, और वी वाई की वैल्यू कितनी है, कितनी निकाली आपने 98, तो 98 स्क्वायर, राइट। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर हो जाएगा, मान लीजिए 98 की जगह 100 होता ही है, तो 100 स्क्वायर हो जाता, मतलब 10,000 हो जाता है ना, 100 स्क्वायर तो 10,000 हो जाता, और ये 15 स्क्वायर मतलब 225, दोनों का ऐड करके स्क्वायर रूट निकाल लेते हो, फाइनल वेलोसिटी आ जाती है। तो ठीक है बच्चों, मेरा तो टारगेट है आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँ, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो आप निकालिए, कैलकुलेशन कीजिए, मेरे ख्याल से आपका आंसर जो है वो इतना आना चाहिए, और ये आंसर आएगा 99 मीटर पर सेकेंड आना चाहिए, 99 मीटर पर सेकेंड। फिर से मैं समझा रहा हूँ, ये क्लिफ के टॉप पर हैं आप, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यदि किसी बॉडी को थ्रो करोगे तो जब ये यहाँ पर हिट करेगी तो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगी। उसका रीज़न ये है कि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, और आपको मालूम है व्हेन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्सेलरेशन देन बॉडी मूव्स ऑन द पैराबोलिक पाथ एंड दिस मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो स्वाभाविक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। अब इसमें अपन को टाइम फाइंड करना था और फाइनल वेलोसिटी, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0, और जब यहाँ जाकर हिट करेगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कभी भी चेंज नहीं होता, तो 15 का 15 रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट जरूर बदल जाएगा, तो यू वाई की जगह कितना हो गया यू वाई, बस वी वाई, और आप इसमें इस तरीके से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, राइट। जल्दी से कॉपी करो बच्चों, तो फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल करवाएंगे। फिर नेक्स्ट अपन बच्चों करते हैं एग्जाम्पल 3.8। ए क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड इन ए डायरेक्शन 30 above the horizontal. Calculate first the maximum height, second the time taken by the ball to return to the same level, and third the distance from the thrower to the point where the ball returns to the same level. क्वेश्चन में हमको बोला गया है a cricketer ball is thrown at a speed of 28 meter per second in a direction 30 degree above the horizontal. तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3.8 सॉरी एग्जाम्पल, और उसमें ये क्रिकेटर है, बॉल को थ्रो कर रहा है 28 मीटर पर सेकेंड के एंगल से वेलोसिटी से 30 डिग्री एंगल से। हमको फाइंड करना मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, ऐसा आएगा प्लीज आएगा एच मैक्सिमम फाइंड करना है फर्स्ट, सेकेंड हमको फाइंड करना है टाइम बाय द बॉल टू रिटर्न द सेम लेवल, एंड थर्ड द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर व्हेन द बॉल रिटर्न। अरे यार बच्चे, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन हो गया है ना। तो इसमें अपन को पता है कि यहाँ पर फर्स्ट हमको एच मैक्सिमम फाइंड करना है, सेकंड हमको क्या फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, और थर्ड हमको फाइंड करना है रेंज। अब मुझे नहीं मालूम सीक्वेंस क्या है, पर मुझे ये समझ में आ रहा है कि सेकंड द टाइम, हाँ ठीक है, टाइम ऑफ टी फाइंड करना और थर्ड क्या फाइंड करना रेंज।
ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं है मतलब। तो फिर तो सॉल्यूशन, एच मैक्सिमम का फॉर्मूला आप लोग को पता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो आपका आंसर हो गया एच मैक्सिमम इज इक्वल टू 28 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 30 अपॉन 2 इंटू ऑफ जी 10। तो एच मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी 28 स्क्वायर, देख लीजिए कितना होता है, साइन 30 1/2, 1/2 स्क्वायर मीन्स 1/4 और डिवाइडेड बाय 20। तो 20 इंटू 20, तो ये जाएगा 28 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 20। 2 से डिवाइड कर दीजिए 14 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। और यहाँ भी इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 10 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए 5 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। 49/5, 49/5। तो यदि 50 होता तो 10 मीटर होता है, अप्रॉक्स 10 मीटर आएगा, राइट। ठीक है, 49/5 मैं बोल रहा हूँ, 50 होता है 50/5 10 होगा, अप्रॉक्स 10 मीटर। सेकंड, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आप बताइए, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? टोटल टाइम ऑफ जर्नी, टोटल टाइम ऑफ जर्नी रहेगा 2 इंटू व्हाट इज u 28 इंटू साइन 30 अपॉन जी 10। साइन 30 1/2 होता है, इसको कैंसिल कर देगा, तो इसका मतलब 2.8 सेकेंड। ये सेकेंड आंसर हो गया। और थर्ड की बात जहां तक है, तो h पता हो गया, t पता हो गया, रेंज r u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो रेंज r इज इक्वल टू u स्क्वायर बच्चों 28 स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 अपॉन जी 10। तो r इज इक्वल टू 28 इंटू 28 अपॉन 10 साइन 60 √3/2। 2 से यदि आप इसको करते तो 14 ही हो जाएगा, फिर 2 से इसको करते तो ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 14। 14 स्क्वायर 196, तो ये जाएगा 196 इंटू √3 होता है 1.7 अपॉन 5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इतना मीटर आ जाएगा आपका रेंज 69। ठीक, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम्पल 3.9, वो बोला है एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रूव of radius 12 centimeter moves along the groove steadily and completes 7 revolutions in 100 seconds. First, what is the angular speed and linear speed of the motion? And second, अपन से पूछा is the acceleration vector a constant vector and what is its magnitude? तो आपको देखिए जैसा क्वेश्चन दिया है उसके बेसिस पर तो एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 3.9 मतलब वो सर्कुलर पाथ पे भी रिवॉल्व कर रहा है और क्वेश्चन में जब हमको गिवन है उसका रेडियस, और रेडियस गिवन है 12 सेंटीमीटर मतलब 0.12 मीटर, और देखिए उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 7 रिवॉल्यूशंस इन 100 सेकेंड। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। तो हमको मालूम है 100 सेकेंड में वो कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है 7, 1 सेकेंड में कितना करेगा 7/100। दिस इज व्हाट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई n 7/100। हर 100 सेकेंड में 7 कर रहा मतलब यूनिफॉर्म ही चल रहा होगा। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। अब इसके बाद हमको क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड, लीनियर स्पीड, तो फर्स्ट एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो आप लोग याद कीजिए ओमेगा के मैंने आपको रिलेशन बताया, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t भी बताया है और 2πn भी बताया है, क्योंकि 1/t n होता है, n मतलब फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ओमेगा तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे 2π
n की वैल्यू कितनी होगी 7/100 और पाई की वैल्यू यदि आप चाहो तो लिख सकते हो 22/7 22/7 इंटू 7/100 7 7 कैंसिल 44/100 मतलब 0.44 रेडियन पर सेकेंड क्योंकि सारी वैल्यूज आपने एसआई सिस्टम में की तो यूनिट भी एसआई सिस्टम में आएगी। ओमेगा की आपको एसआई सिस्टम में यूनिट पता है रेडियन पर सेकेंड। जब ओमेगा आपके पास आ गया है तो लीनियर स्पीड बता सकते हैं v इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा इंटू आर। लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। आपने तीन रिलेशन किए थे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंटू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो यहाँ लीनियर स्पीड v, तो v इज इक्वल टू ओमेगा बच्चों हो जाएगा आपका 0.44 और रेडियस आपको गिवन है 0.12। जो भी इसको सॉल्व करोगे वो आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब थर्ड पार्ट में वो बोल रहे हैं हमसे कि क्या जो रेडियस कितना, हाँ सेंटीमीटर में 12 सेंटीमीटर गिवन था, मीटर में कन्वर्ट किया तो कितना जाएगा 0.12। ठीक है। थर्ड अपन को बोला गया है कि जो एक्सेलरेशन है या वो कांस्टेंट वेक्टर है क्या, तो नहीं बच्चों, आपको पता है जब ये रिवॉल्व करेगा तो जो एक्सेलरेशन रहेगा उसका डायरेक्शन किस तरफ रहेगा टुवर्ड्स सेंटर, तो ऐसा रहेगा। जब यहाँ पर आएगा तो ऐसा हो जाएगा, जब यहाँ आएगा तो ऐसा। तो आपको भले ही वो डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स सेंटर है लेकिन आप देखिए सारे वेक्टर अपोजिट हो रहे हैं। ये वेक्टर देखिए और इसके ठीक है लगभग अपोजिट वेक्टर दिख रहे हैं, है ना, क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है। इस समय एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऐसा है, जब यहां पर पहुंचेगा तो एक्सेलरेशन ऐसा रहेगा, तो इसका वेक्टर ऐसा रहेगा, इसका वेक्टर ऐसा रहेगा, डायरेक्शन बदल गया। तो चूंकि डायरेक्शन बदल रहा है इसलिए वेक्टर तो कांस्टेंट नहीं रहेगा। हाँ, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जरूर कांस्टेंट रहेगा, और वो कितना रहेगा तो हमको मालूम कौन सा एक्सेलरेशन वर्क करेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा, तीन फॉर्मूले बताए थे मैंने, एक v ओमेगा, एक ओमेगा स्क्वायर आर और एक v स्क्वायर बाय आर। तो आप देख लीजिए जिससे आपको करना हो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, है ना, तो इससे कितना जाएगा 0.44 स्क्वायर इंटू रेडियस 0.12, तो ये आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, राइट। तो ये हो गए बच्चों पूरे आप लोग के एग्जाम्पल्स। अब अपन एक्सरसाइज जो है वो भी करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज में 3.1 एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आपको बोला है स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इफ इट इज ए स्केलर और ए वेक्टर। तो वॉल्यूम गिवन है, मास, स्पीड, एक्सेलरेशन। आप फटाफट क्या कीजिएगा, पहले स्केलर्स लिखिए, आंसर 3.1 लिखिए, आंसर 3.1 उसमें लिखिए स्केलर्स डैश, और अगली लाइन में वेक्टर्स लिखिए डैश, है ना। अब पहली क्वांटिटी हमको बोला गया है इसमें वॉल्यूम क्या होना चाहिए स्केलर, स्केलर के सामने कर लीजिए वॉल्यूम कॉमा, फिर मास काय में आएगा स्केलर, लिखो स्केलर में लिखो कॉमा करके मास, स्पीड क्या होगी स्केलर, फिर नेक्स्ट एक्सेलरेशन क्या है वेक्टर, तो वेक्टर में लिखो एक्सेलरेशन। डेंसिटी क्या होता है मास अपन वॉल्यूम, मास भी स्केलर वॉल्यूम भी स्केलर, तो इसलिए डेंसिटी भी क्या होगी स्केलर। फिर नंबर ऑफ मोल्स स्केलर, सिंपल नंबर्स हैं। वेलोसिटी किस में होगी वेक्टर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी स्केलर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वेक्टर। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी वेक्टर, ठीक है।
फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3.2, पिक आउट द टू स्केलर क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग लिस्ट, फोर्स, एंगुलर मोमेंटम, वर्क, करंट, लीनियर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरेज वेलोसिटी, मैग्नेटिक मोमेंट एंड रिलेटिव वेलोसिटी। पिक आउट द टू स्केलर क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग लिस्ट। क्या पिक करना हमको? टू स्केलर क्वांटिटीज। तो बच्चों अभी जो क्वेश्चन है थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो मैंने थोड़ा चेयर की हेल्प ले ली है, जिनका केवल डिस्कशन करना है, तो थोड़ा सा मुझे भी बैठने दीजिए, फिर जब न्यूमेरिकल्स आती तो फिर मैं बोर्ड पर पढ़ाता हूँ। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3.2, इसमें हमको क्या बोला है? पिक आउट द टू स्केलर क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग लिस्ट। अब उसमें लिस्ट दी है फोर्स, तो फोर्स तो बच्चों वेक्टर है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है, वर्क स्केलर है, तो इसका आंसर लिख लीजिए वर्क। और फिर एक और जो है करंट भी स्केलर है। बाकी लीनियर मोमेंटम वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर है, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है, रिलेटिव वेलोसिटी भी वेक्टर है। तो इसमें केवल दो जो स्केलर है वो है एक वर्क और सेकंड है करंट, राइट। तो बच्चों फिर ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3.2 में केवल दो ही क्वांटिटी ऐसी हैं, वर्क और करंट। वो जो स्केलर हैं बाकी सब की सब वेक्टर्स दिख रही हैं, क्योंकि सबकी सब बाकी हैं जो वेक्टर्स लॉ को फॉलो करती हैं। मतलब उसमें रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमको जो फॉर्मूला है R=√A² + B² + 2AB cos थीटा यूज करना पड़ता है, तब हम रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल पाते हैं। जबकि वर्क, जैसे वर्क में आपने 3 जूल किया और 4 जूल और कर लिया तो टोटल 7 जूल हो जाएगा। वो एंगल पर डिपेंड नहीं करता, और सेम करंट में भी है। यदि 2 वायर्स हैं, एक वायर में से 3 एम्पियर करंट आ रहा है, एक में से 4 एम्पियर करंट आ रहा है, दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो उनसे जो आउटगोइंग करंट रहता है वो 7 एम्पियर हो जाता है, डायरेक्ट ऐड हो जाता है। इसलिए जो करंट है वो भी स्केलर के समान बिहेव करता है, वेक्टर्स रूल्स को फॉलो नहीं करता है, इसलिए करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3.3 देखिएगा, इसमें क्या बोला? पिक आउट द ओनली वेक्टर क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग लिस्ट। केवल आपको वेक्टर क्वांटिटी फाइंड करनी है। तो एनसीईआरटी ने एक्चुअली में क्या चाहती है कि वो बाकी जो क्वांटिटीज लिखी है उनके बारे में भी आपको पता रहे कि वो कैसी हैं, इनमें से कौन कौन सी स्केलर है, कौन सी वेक्टर्स है। वेक्टर निकलवाने के बहाने वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि कौन सी क्वांटिटीज स्केलर है। तो आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर एक्चुअली में स्केलर है। हालांकि बच्चों जैसे जैसे चैप्टर अपने पढ़ेंगे तो अपन डिस्कस करते आते हैं हर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, लेकिन अब चूंकि यहाँ वेक्टर्स है मोशन इन प्लेन में, इसलिए उन्होंने ऐसा क्वेश्चन किया है। पर टेम्परेचर जो बच्चों स्केलर है, वेक्टर नहीं है, प्रेशर भी वेक्टर नहीं है, और इम्पल्स जरूर वेक्टर है, क्योंकि इम्पल्स एक्चुअली में होता है फोर्स इनटू टाइम। वैसे आप ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में बताऊंगा आपको इम्पल्स के बारे में। इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम वेक्टर है, चेंज इन मोमेंटम वेक्टर है, और इसलिए इम्पल्स भी वेक्टर है। टाइम स्केलर है, पावर स्केलर है, टोटल पाथ लेंथ मतलब डिस्टेंस हो गया ना, तो डिस्टेंस स्केलर है, एनर्जी स्केलर है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर है। ये आपके 12 के टॉपिक है। नहीं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो ठीक है, अभी इसी में आएगा 11th में ग्रेविटेशन चैप्टर में। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये भी स्केलर है, चार्ज जो है ये भी स्केलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.4, स्टेट विथ रीजन whether the following algebraic operations with scalar and vectors physical quantities are meaningful. First, adding any two scalars, adding a scalar to a vector of the same dimensions. C, multiplying any vector by any scalar, and D, multiplying any two scalars, adding any two vectors, adding a component of vector to the same vector. तो देखो बच्चों जैसे क्वेश्चंस हैं 3.4, उनको थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में यहाँ पर किया हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमको मीनिंगफुल पूछना ही है। स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक ऑपरेशंस विद स्केलर्स एंड वेक्टर्स फिजिकल क्वांटिटीज आर मीनिंगफुल। उसमें फर्स्ट उन्होंने बोला है एडिंग एनी टू स्केलर्स।
किसी भी टू स्केलर्स का को यदि आप ऐड करते हो तो क्या वो मीनिंगफुल है? तो वो तो केवल यदि सेम यदि स्केलर क्वांटिटी होगी तब तो होगा, पर एनी टू स्केलर तो वो मीनिंगफुल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप मान लीजिए किसी किराने की दुकान पे जाते हो और उसको बोलते भैया 3 kg शक्कर दे दो, 3 kg शुगर, फिर बाद में आपको फ़ोन आया थोड़ी और ले आना, तो आपने बोला भैया 2 मीटर और दे दो, तो क्या 3 kg में 2 मीटर ऐड कर दोगे? या 3 kg तो भैया आपने दी 2 घंटा शक्कर और डाल दो उसमें, तो ये नहीं हो पाएगा। सेम यूनिट्स होगी तो फिर आप स्केलर एनी स्केलर किसी भी स्केलर को थोड़ी ऐड कर दोगे आप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नो। ये केवल तभी मीनिंगफुल होगा जब सेम स्केलर क्वांटिटीज होंगी, डिफरेंट स्केलर क्वांटिटीज को नहीं, वो मीनिंगफुल नहीं है। फिर नेक्स्ट यदि अपन बात करते हैं तो देखिए बी में क्या बोल रहे हैं वो, उन्होंने नेक्स्ट में बोला उन्होंने एडिंग ए स्केलर टू ए वेक्टर ऑफ सेम डायमेंशन, एडिंग ए स्केलर टू वेक्टर ऑफ सेम डायमेंशन, सेम डायमेंशन के स्केलर और वेक्टर को ऐड करने की बात कर रहे हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, आगे चल के आप लोग देखोगे तो एक वर्क होता है, वर्क, तो फोर्स F डॉट S, और टॉर्क जो होता है वो भी होता है F लेकिन क्रॉस S होता है। तो इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कहलाता है वर्क, लेकिन फोर्स और S का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो कहलाता है टॉर्क। अब इसमें से वर्क स्केलर है और टॉर्क जो वो वेक्टर है। सेम देखो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेकिन उनका डॉट प्रोडक्ट भी आता है और उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी आता है। डॉट प्रोडक्ट में आता है जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट वर्क होता है, लेकिन इसी का क्रॉस प्रोडक्ट होता है टॉर्क, सेम फिजिकल क्वांटिटी का। अब क्या आप वर्क और टॉर्क को ऐड कर सकते हो? नहीं ऐड कर सकते हो। वो एक स्केलर है, एक वेक्टर है, दोनों डिफरेंट नेचर है, तो आप नहीं कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर सेकंड जो है वो भी नॉट पॉसिबल। मैंने एक सिंबल करके भी लिखा कि 5 में क्या आप 30i को ऐड कर सकते हो? 30i मतलब वेक्टर, और ये क्या है? स्केलर। कैसे ऐड कर सकते हो? फिर नेक्स्ट सी का देखिए आप, इनने सी में हमको बोला हुआ है मल्टीप्लाइंग बाय वेक्टर बाय एनी स्केलर। हाँ, तो ये यस रहेगा। मान लीजिए फोर्स है, फोर्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ये मीनिंगफुल है क्योंकि इसका मतलब जो न्यू फोर्स हो गया वो ओरिजिनल फोर्स का कितना हो गया? 3 टाइम्स, मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स, तो ये तो मतलब ठीक है, मीनिंगफुल है। फिर डी में क्या बोला इन्होंने? मल्टीप्लाइंग एनी स्केलर, एनी टू स्केलर्स, मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर्स, ये भी मीनिंगफुल है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल पावर और टाइम, इनको मल्टीप्लाई करते तो वर्क आता है, ये मीनिंगफुल है, तो डी भी ठीक है। फिर एडिंग एनी टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स को ऐड करना ये मीनिंगफुल है क्या? एडिंग एनी टू वेक्टर्स, एनी क्यों कर दिया भाई? सेम वेक्टर्स हो तो मीनिंगफुल है। अब आप बोलोगे फोर्स में फोर्स को ऐड कर दो तब तो मीनिंगफुल है, लेकिन आप फोर्स में एक्सेलरेशन को थोड़ी ऐड कर सकते हो, दोनों वेक्टर्स उनको ऐड थोड़ी कर सकते हो। तो जब डिफरेंट वेक्टर्स होंगे तो फिर वो मीनिंगफुल नहीं है। तो मेरे ख्याल से मेरी बात आपको समझ में आ रही है। नेक्स्ट लास्ट इन्होंने बोला है 3.4 फिफ्थ, एडिंग ए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर टू द सेम वेक्टर। हाँ, ये यदि आपके सेम रहेंगे नेचर के तो ऐड कर सकते हो, जैसे फोर्स में उसी का कंपोनेंट और ऐड कर दिया तो ये चल जाएगा, लेकिन बाकी आप सोचोगे डिफरेंट तो नहीं होगा फिर। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये बात मेरी समझ में आ रही है आप लोग को। अब अपन इसके आगे थोड़ा ये वाले क्वेश्चन थ्योरेटिकल हो गए बच्चे, अपने को अब न्यूमेरिकल्स एक्चुअली में करना है मेन, पर मैंने सोचा कि चलो ये भी क्यों छोड़ूं, इनको भी करवा देता हूं। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस, राइट।